नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स पे। मेरा नाम है अमित। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसए की मास्टर क्लास सीरीज़ को। कोशिश हमारी ये रहेगी कि सारे एंगल्स, सारे वो निटिग्रिटीज़ को कवर किया जाए जो कि यूपीपीसीएस के एसए में आपको हेल्प करे 90 से ऊपर पाने के लिए, और कोशिश रहे कि 95 से 100 के बीच में किस तरह से जाया जाए। ठीक, हम वो सारी बातों को बात करेंगे जो एक एक एंगल को कवर करेगी, चाहे वो ये हो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डिमांड क्या है ऐसे की। ये भी बात करेंगे कि कंपैरिजन को कैसे डील किया जाए। यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी की जब बात करते हैं, कई लोग यूपीएससी एक दो बार दे चुके होते हैं और मूव ऑन कर रहे होते हैं अपने यूपीपीसीएस वाले पार्ट। साथ ही साथ ढेर सारे ऐसे भी बातें होती हैं कि हिंदी मीडियम के लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं जब एसए की बात आती है। तो ठीक, तो उस पर भी बात करेंगे। देन कम्स टू द पॉइंट कि ऐसा क्या ना करें, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल नहीं करना है यूपीपीसीएस के एसए में। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं। जब हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ भी बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी में या फिर एक प्रॉपर डिटेल्ड ऐसे में जब पॉइंट्स बताए जाते हैं सिविल सर्विसेज के ऐसे में, तो बोला जाता है ये कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें से भी हम देखेंगे कौन सा एक मिनिस्क्यूल पार्ट है या फिर कह लें छोटा सा एरिया है जो आप अच्छे से डील करते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस के ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करने को मिल सकता है या फिर अच्छे में स्कोर मिलेंगे आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे थोड़ा सा आर्ट ऑफ राइटिंग अ गुड एसे। उससे क्या होगा कि हमेशा क्या होगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक हम कहीं बंधेंगे नहीं, हम एक ऑर्गेनिक वे में कोई भी टॉपिक डील करने के लिए आज़ाद रहेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक फेंक दिया जाए। ठीक, दो तीन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ठीक, कि मैं कोई तोप नहीं हूँ एसए के पार्ट में। मेरे लास्ट 2 साल के मार्क्स हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर थे 93, लास्ट ईयर थे 92। डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ 31, 32, 29। ठीक, ये था लास्ट वाले एसए में 29 मिला था, मतलब 3 एसए लिखने होते हैं। एक और डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे लेवल पे बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है ना। सात लोग सुनोगे तो शायद आप कहोगे भी कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड आदमी हूँ कि मैंने पिछले 4 से 5 साल में कभी भी यूपीपीसीएस का जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें ऐसे प्रैक्टिस करके ऐसे नहीं लिखा हूँ। तो मैंने आज तक जितना भी ऐसे लिखे हैं वो सारे डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखे हुए हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा कमांड है मुझे, लेकिन मैंने कभी उस पर प्रैक्टिस नहीं की। वो आपको मार्क्स में दिखता है, मुझे खुद ही दिखता है अपने मार्क्स में। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोनों डिस्क्लेमर। अब बात करते हैं कि बेसिक डिमांड की बात करते हैं। पहला स्टेप है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप जो है वो ये जानना ज़रूरी है कि बेसिक डिमांड ऑफ यूपीपीसीएस एसए क्या है। ठीक, तो बेसिक डिमांड जानने के लिए हमें सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है एक्चुअली में। तो यूपीपीसीएस ने क्या किया है, 3 सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में पूरा सिलेबस को डिफाइन कर दिया है और मोटा मोटी 9 पॉइंट्स में सिलेबस को डिवाइड किया है। ठीक, तो सेक्शन ए में है लिटरेचर एंड कल्चर, सेकंड पॉइंट इज सोशल स्फेयर, थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल स्फेयर। ठीक, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड पे है इकोनॉमिक स्फेयर, थर्ड पे है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक, अब सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल क्लैमिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेल्यूज, फिर ड्रॉट एक्सेट्रा। थर्ड पे आता है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। तो इससे आपको मालूम चल रहा है कि ओवरऑल है ना, आपका जीएस 1 से लेकर 2 और 3 मोटा मोटी सारे के सारी चीज़ें कवर है। और पेपर 1 में तो आपका जीएस 4 भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे लिटरेचर और कल्चर को जब जोड़ा जाएगा तो कुछ तो एथिकल एस्पेक्ट तो आएगा ना। कुछ तो हम एक इंसान के जब कर्मों की बात करेंगे, उसके एक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक एंगल आता है। ठीक, तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो यहाँ पे GS4 भी आ जाता है। तो ओवरऑल एक स्फेयर में पूरा का पूरा आपके GS4 के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक, बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एलैबोरेट नॉलेज पूछता है आपसे, आपको ये जानना चाहता है कि आप किसी चीज़ को बस पॉइंट पे लिख के बाहर ना निकल जाएं। आपके मल्टी सेक्टोरल जो आपका एक्सपोजर है, ठीक है, आपका जब मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर है किसी भी आंसर लिखने को, जीएस के आंसर लिखने को, तो वो एक्चुअली में यहाँ नहीं पूछ रहा है।
ठीक, आप वहाँ पे एक लाइन में ख़त्म कर देते हो, कोई भी एक एस्पेक्ट खोलते हो, एस्पेक्ट 1, एस्पेक्ट 2, एस्पेक्ट 3, ठीक, यहाँ पे आपने एक लाइन में ख़त्म किया या फिर एक फ्रेजल वर्ड यूज़ किया या फ्रेजल लाइन यूज़ की और एग्जाम्पल दे के आप आगे निकल गए और आप कोशिश किए कि आप 4 से 5 ऐसे वर्ड लिख दें जिससे वो एग्जैक्टली डील हो जाए और 4 से 5 ऐसे वर्ड लिख दें, माफ़ कीजिएगा, 4 से 5 ऐसे वर्ड लिख दें उस जिससे ये मालूम चल जाए सामने वाले को कि आपका कवरेज बहुत अच्छा है, जनरल पॉइंट लिखते हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को बड़े ही सब्सटैंशिएट वे में, बड़े ही एलैबोरेट वे में बात करनी होती है। तो अब जब बात आ गई कि यार हमें तो मालूम चल गया सिलेबस, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है, प्रिज्म जो बोला जाता है किसी भी पेपर को देखने का, वो है पीवाईक्यूज। तो एक बार हम पीवाईक्यूज की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ एक चुनिंदा पॉइंट्स जो हैं मैं बात कर लेता हूं कि एसए का पेपर जो थोड़ा सा निटी-ग्रिटीज है ना, यूपीपीसीएस, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। बेसिक फैक्ट ये है, टोटल 9 टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन से जैसे 3-3 पॉइंट्स दिए हुए थे ना, उसी 3-3 पॉइंट्स को देखते हुए कभी कभी एक ही पॉइंट से 2-2 ऐसे आ जाते हैं। कभी कभी अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो कभी कभी ऐसा साल होता है कि लिटरेचर से जुड़े हुए 3 टॉपिक आ सकते हैं या फिर 2 टॉपिक आ सकते हैं, ठीक। फिर आता है नंबर ऑफ एस्से नीड टू अटेम्प्ट। आपको 3 एस्से अटेम्प्ट करना है, अनलाइक यूपीएससी जहां पे आपको 2 एस्सेज अटेम्प्ट करने होते हैं। एक एस्से के लिए 7 पेजेस मिलते हैं, 7 पेजेस मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्ड लिमिट भी उसी हिसाब से होती है, 600 से 700 वर्ड होती है, ठीक है। ये आपकी वर्ड लिमिट होती है, ठीक। अब क्या होता है कि आपको नीड टू अटेम्प्ट 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना। तो हर एक सेक्शन से एक ऐसे अटेम्प्ट करना आपकी कंपल्सरी चीज है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना होगा। दैट मीन्स 3 एसेज विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, आप जो अटेम्प्ट करने जा रहे हो वो हर एक सेक्शन से एक एक ऐसे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 50-50 मार्क्स के ईच ऐसे होता है, 150 मार्क्स का, 3 आवर्स का पेपर होता है, ये भी आपको पता होगा। यानी मोटा मोटी 1 आवर आपको हर ऐसे के लिए मिल रहा है ना। 7 पेजेस मिल रहे हैं, ठीक। और आपको इसी में ही अपने कला का आपको प्रदर्शन करना है, वो आर्ट का प्रदर्शन करना है। देखिए, आर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग कहीं कहीं ना कहीं मैकेनिकल भी है ना। लेकिन मैकेनिकल रह जाओगे आप, जैसा कि क्या होता है कि यूपीएससी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसको अगर आप पकड़ के लिख दोगे तो आप मोटा मोटी सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए एक ठीक ठाक से ऐसे लिख लेते हो। वहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि उस पर अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने देखा है कि यहाँ पे उन चीज़ों पे नंबर नहीं मिलता है और ख़ासकर यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है जब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जब बात करते हैं हम लोग कि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा स्कोर कर ले जा रहे हैं ऐसे में, ठीक। तो यहाँ पे मोटा मोटी बेसिक फैक्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं पीवाईक्यूज को देखते हैं। अब ये हमारे सामने यूपीपीसीएस मेंस ऐसे टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ईयर के हिसाब से। सेक्शन ए में आप देखेंगे 3-3 ऐसे करके डिवाइड किया गया है। और आप देखेंगे अगर मैं मोटा मोटी थोड़ा सा इनिशियली डिस्कस करने की कोशिश करूं तो किस तरह के ऐसे दिख रहे हैं आपको, है ना। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज, एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज, जैसे मैंने बताया एथिक्स पेपर 4 की बात हो गई। फिर आ गया लिटरेचर एंड मोरल वैल्यूज, सेक्सुअल क्राइम कॉज एंड सोल्यूशन। अगर हम बात करें जीएस 1 से आ गया कुछ कुछ इस तरह का टॉपिक, वहाँ पे आप लिटरेचर का थोड़ा सा दे सकते हैं। या फिर सोशल इश्यूज की बात की जा रही है, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, ठीक है। पॉलिटिकल स्फेयर से कुछ आ गया क्वेश्चन, सोशलिटी ऑफ लिटरेचर आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया, इलेक्शन रिफॉर्म आ गया। अब इस तरह के टॉपिक्स आपको देखेंगे। अच्छा, इस तरह के टॉपिक्स अगर मैं एक एक पढ़ने जाऊँ तो समय निकलेगा। मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब बात आती है कि जो डिस्कस करना है वाला उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। जो मोटा मोटी मैंने एक चीज़ ध्यान दी है, एक चीज़ पैटर्न जब खोजा है तो उसमें ये देखा है मैंने कि जो 3-4 मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ के जाओ, ठीक है, या फिर कह लो कि अगर हम 10 ऐसे टॉपिक्स खोज लें, ठीक है, 10 ऐसे टॉपिक्स खोज लें जिनको प्रिपेयर कर लें एट लेंथ, चाहे वो विमेन हो, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, है ना,
एनवायरनमेंट में आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है, डिज़ास्टर भी आ जाता है, और अलग अलग आयाम, अलग अलग एस्पेक्ट इसके जो भी होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई पॉलिसी प्रोग्राम आ गई या फिर इस तरह के कोई पॉलिसी एक्शन आ गया, उस पर हम देख लेते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई कोई चीज़ हुई है ना, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई कोई भी नया इस्टेब्लिशमेंट या कुछ नया इन्वेंशन आ रहा है, और प्लस इसरो वाला जो पार्ट है हमारा, वो हम पढ़ लेते हैं। चाहे वो हम सोसाइटी को एट लेंथ पढ़ लेते हैं और उसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। वाटर इज पेरेनियल थीम फॉर एवरी काइंड ऑफ, मतलब जो एग्ज़ाम मैंने देखा है कि वाटर इज़ पेरेनियल थीम, तो वाटर को अगर आप चाहे वो क्लाइमेट एक्शन से जोड़ दें, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या फिर वाटर को रिवर रिवर प्लान से जोड़ दें, ठीक है, या फिर कंजर्वेशन से जोड़ दें, ठीक है। कंजर्वेशन के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं और उससे अलग अलग सोसाइटल एस्पेक्ट को आप पढ़ के जाते हो। तो इस तरह के मोटा मोटी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आगे जाके, और उसको कैसे डील करना है उस पर भी बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं बस ये बता रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी क्यों ज़रूरी है। अदरवाइज अदरवाइज आप समझना इस बात को, अदरवाइज एक पैटर्न पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है यूपी पीसीएस ऐसे में, क्योंकि बड़े स्कैटर टॉपिक हैं, है ना। ये कैसे से आप देखोगे ना, फिलोसफिकल ऐसे जब आते हैं यूपीएससी में, तो वो फिलोसफिकल अंडरलाइनिंग थीम पे आते हैं। तो अंडरलाइनिंग थीम क्या होता है, कोई एक फिलोसफी को एक जगह पे बांधा नहीं जा सकता, है ना। तो अगर आपने 10 चीज़ें तैयार करके गए हो मोटा मोटी, तो आपको चांसेस ये हैं कि 10 चीज़ को आप ऐड कर दो एक फिलोसफी से, वेदर आप प्रो की बात कर रहे हो या फिर कॉन्स की बात कर रहे हो। लेकिन जब आपको एक टॉपिक बोल दे, मान लीजिए नमामि गंगे मिशन बोल दे, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ऐड करना है, वो थोड़ा वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का ऐसे इन इन टर्म्स ऑफ टॉपिक सिलेक्शन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो ये रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी हैंगओवर यहाँ नहीं लाना है, किस तरह से ये दिमाग में नहीं रखना है कि अरे यार हिंदी मीडियम वाले ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हमें ये ध्यान देना है, देखो मैं दो चीज़ें वो जीएस में भी बात करूंगा कि हिंदी मीडियम वालों के दिमाग में रहता है इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक। वो क्यों मिल रहे हैं, है ना। अगर आप ये पॉइंट पकड़ लो कि मिल क्यों रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम राइटिंग, ठीक है, मिलने का एस्पेक्ट चेंज है, बेसिस अलग हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन चेकर कुछ आपका इवैल्यूएटर कुछ पा रहा है, तो वो ये नहीं देख रहा है कि आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ठीक इसी प्रकार ऐसे में भी ये नहीं चेक किया जा रहा है कि आप कितना, कौन से भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आपका कमांड पर्टिकुलर चीज़ पे कैसा है, आप कमांड रखते रखते प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसको हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। होपफुली चीज़ों को छोटा और टू द पॉइंट रखा जाएगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पेपर है, आप इग्नोर करके मत चलो। थोड़ा सा फ्रेमिंग करते हुए भी, थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखते हुए भी अच्छे से 95 से 100 के बीच में आराम से पाया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा कंस्ट्रेंट समझते हो राइटिंग कमांड में। अगर आपकी राइटिंग कमांड अच्छी है तो 100+ जानने से कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि 100+ लाना मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस पे कमांड है आपको, ठीक ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।